सो हेलो गाइस, वेलकम टू BBL विज्ञान। मैं प्रतीक शर्मा और आज जो है यार अपन स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल लॉ को ही। मैंने कहा काफ़ी टाइम हो गया, सीआरपीसी बहुत हो चुकी है और जो है अपन करते हैं स्टार्ट इंटरनेशनल लॉ को। एक सेकंड यार, फोकस इसको ना लॉक कर दूँ मैं एक्सपोजर को, क्योंकि फिर वाइट ब्लैक होती है ये वीडियो, फ्लिकरिंग बहुत होगी वीडियो के अंदर। हाँ, इंटरनेशनल लॉ। चलो जी, हम यहाँ पर आज स्टार्ट करते हैं रिकॉग्निशन के टॉपिक को। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ के अंदर रिकॉग्निशन के टॉपिक को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रिकॉग्निशन होता क्या है? द टर्म रिकॉग्निशन इन इंटरनेशनल लीगल टर्म मीन्स द एक्नॉलेजमेंट और एक्सेप्टेंस बाय द मैटर ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी दैट अ न्यू स्टेट हैज़ एक्वायर्ड बाय इंटरनेशनल पर्सनैलिटी। तो बड़ा आसान हो गया। इनकी लैंग्वेज इतनी आसान है कि मैं क्या ही समझाऊँ इसके अंदर। रिकॉग्निशन, जैसे आप रिकॉग्निशन जो जनरल वे में समझते हो ना इंग्लिश में, रिकॉग्निशन वही चीज़ है यार। रिकॉग्निशन कोई नई चीज़ नहीं है। तो इंटरनेशनल कंटेक्स्ट के उसमें कि ये कहना चाह रहे हैं कि कोई स्टेट, अब आपने बताया था कि यहाँ पर स्टेट जो है हम यहाँ कंट्री को डिनोट करते हैं इंटरनेशनल लॉ के उसमें। ठीक है, तो यहाँ स्टेट का मतलब ये नहीं कि दिल्ली और इस ऐसे नहीं, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश, ऐसे नहीं कि पूरा इंडिया को हम यहाँ स्टेट बोलेंगे इंटरनेशनल उसके लॉ के अंदर। ठीक है, तो वही है कि कोई कंट्री आना चाह रही है, उसको रिकॉग्निशन मिल रही है, उसे कहते हैं रिकॉग्निशन। सो टू बी रिकॉग्नाइज इट शुड पोजेस एसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ अ स्टेट सच एज पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट कंट्रोल, एसेंशियल, वही सब जो हमने चार पीछे पढ़े हुए हैं ना जूरिस्प्रूडेंस के अंदर। याद है क्या क्या पढ़ा था? पॉपुलेशन पढ़ा है हमने, गवर्नमेंट पढ़ा है हमने, सोवरेनिटी वो तो गवर्नमेंट के अंदर ही आ गया, टेरिटरी होता है पॉपुलेशन और वो क्या पॉइंट था वो, पावर टू एंटर इनटू रिलेशन, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, पावर टू कॉन्ट्रैक्ट जो है, वो वाले जो पॉइंट्स थे हमारे एसेंशियल, वो सारे स्टेट के होने चाहिए। पर इसके अंदर भी कैच है एक, वो देखते हैं क्या है। देखो, प्रैक्टिकली रिकॉग्निशन इज अ पॉलिटिकल फिनोमिनन। रिकॉग्निशन डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग स्टेट। अब इसके अंदर यही कैच मैं कह रहा था कि यहाँ पर रिकॉग्निशन जो है वो प्री एग्जिस्टिंग स्टेट के हाथ में होता है। कैसे? दैट द कम्युनिटी ऑफ अ न्यू स्टेट मस्ट बी पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज होना चाहिए। शुड बी कंट्रोल वन अ डेफिनेट टेरिटरी, एक टेरिटरी के अंदर पॉलिटिकली हो, और सच कम्युनिटी मस्ट बी इंडिपेंडेंट एंड पासिस द एसेंशियल फॉर बीइंग अ स्टेट। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी एसेंशियल्स थे, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट वाले पॉइंट्स, वो सारे होने चाहिए। पर कैच के अंदर एक और कैच है। इसके अंदर दो थ्योरियाज आती है हमारी रिकॉग्निशन के अंदर। पहले आती है कॉन्स्टिट्यूटिव, दूसरी आती है डिक्लेरेटिव। अब ये क्या मुसीबत है? देखो, कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी वो थ्योरी है जिसके अंदर ये कहते हैं कि हमको जो है असेंशियल एलिमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। एन एंटिटी डज नॉट बिकम एसेंशियल एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी ये कहती है कि हमें एसेंशियल एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, कि हमें ये चार एलिमेंट दिखा दो। क्या क्या है? पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और पावर टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, हमें ये चार चीज़ें दिखा दो तुम, तो हम तुम्हें स्टेट बोल देंगे। सो एन एंटिटी डज नॉट बिकम अ स्टेट बाय पोजेसिंग एसेंशियल एट्रीब्यूशन ऑफ स्टेटहुड, पॉपुलेशन, टेरिटरी। यार फिर गलत हो गया पहले सही कह रहा था, फिर मैंने गलत बोला। दोबारा, सॉरी, ये पूरा पार्ट आप कुछ मत लिखो, इसको अभी 2 मिनट दोबारा से सुनो। कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी वो थ्योरी है जिसके अंदर एन एंटिटी डज नॉट बिकम अ स्टेट बाय पोजेसिंग एसेंशियल एट्रीब्यूशन ऑफ स्टेटहुड, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एक्सेट्रा, कॉन्स्टिट्यूटिव के अंदर। ठीक है, और डिक्लेरेटिव के अंदर अकॉर्डिंग टू द थ्योरी अ स्टेट कम इनटू एग्जिस्टेंस इन इंटरनेशनल लॉ एज इट रिक्वायर्स ऑल एट्रीब्यूट ऑफ स्टेटहुड, रिकॉग्निशन बाय अदर स्टेट इज एविडेंस ऑफ एग्जिस्टिंग न्यू स्टेट। सो दिस थ्योरी सपोर्ट। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई, वही चीज़ है। देखो, घुमा फिरा के वही कह रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव के अंदर अगर मैं बोलूं तो जो पॉपुलेशन, टेरिटरी और गवर्नमेंट वाले जो पॉइंट थे हमारे उसकी जो है इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, पड़ती दोनों में ही है, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। कॉन्स्टिट्यूटिव के अंदर हमारा होता है कि दूसरी जो स्टेट है वो हामी भरवाए, वो हामी करेंगे, हाँ भी हम बोलते हैं इसको। लेकिन डिक्लेरेटिव के अंदर अकॉर्डिंग टू द थ्योरी अ स्टेट कम इनटू एग्जिस्टेंट इन इंटरनेशनल लॉ एज इट रिक्वायर ऑल एट्रीब्यूट ऑफ अ स्टेटहुड, रिकॉग्निशन बाय अदर स्टेट इज जस्ट एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू स्टेट। कॉन्स्टिट्यूटिव के अंदर ज़रूरत है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। इसके होने के साथ साथ दूसरी स्टेट भी हामी भरे कि हाँ हम हाँ भरते हैं कि ये स्टेट जो है बन जाए। ठीक है, लेकिन डिक्लेरेटिव के अंदर वो कह रहे हैं वो चार चीज़ें तो होनी ही चाहिए। ठीक है, अब सपोर्टर्स कौन कौन से? कॉन्स्टिट्यूटिव के सपोर्टर, दिस थ्योरी सपोर्टेड बाय हॉलैंड, एंजेलोटी, अकॉर्डिंग टू देम इट हैज़ टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द अदर स्टेट, वही सेम चीज़ आ गई। और डिक्लेरेटिव के अंदर दिस थ्योरी सपोर्टेड बाय हॉल, फिशर, अकॉर्डिंग टू देम रिकॉग्निशन नेसेसरी ओनली फॉर द मेकिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द अदर स्टेट ऑफिशियली। तो इसके अंदर अपने हॉलैंड और एंजेलोटी है, और डिक्लेरेटिव के अंदर है हॉल और फिशर। मेन बता रहा हूँ।
अब हम देख लेते हैं फॉर्म ऑफ रिकॉग्निशन, किन किन तरीके की रिकॉग्निशन हो सकती है। देखो दो तरीके होती है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ठीक है। एक्सप्रेस रिकॉग्निशन बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर, एक्सप्रेस मतलब पता ही है, मुझे स्टार्टिंग से पढ़े, कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा है एक्सप्रेस करके, तो नोटिफिकेशन, डिक्लेरेशन, पब्लिक स्टेटमेंट इसके अंदर दे सकते हैं। इम्प्लाइड के अंदर क्या है, डू नॉट मेक एनी फॉर्मल डिक्लेरेशन बट दे इंडिकेट देयर इंटेंशन टू रिकॉग्नाइज न्यू स्टेट बाय सम एक्ट, ठीक है। कोई ऐसे एक्सप्रेसली हाँ या ना नहीं कर रहे या कोई पब्लिकेशन नहीं कर रहे, लेकिन जता रहे हैं कि हाँ। सो दो इंडिकेशन कैसे हो सकती है, यूनिलेटरल या कलेक्टिव इंडिकेशन हो सकती है। यूनिलेटरल मतलब कि बायलेटरल ट्रीटी हो रही है, डिप्लोमेटिक रिलेशन हो रहे हैं, वो उसमें कुछ नहीं अड़ंगा डाल रहे, या कलेक्टिव के अंदर मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके अंदर कोई अड़ंगा, मतलब कहते हैं ना कि अगर तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी बेच रहा है और तुम चुप बैठे हो तो ये इम्प्लाइडली तुम्हारी हामी है, तुम देख रहे हो, तुम सुन रहे हो सारी चीज़ें, तुम होश में हो, लेकिन फिर भी तो इम्प्लाइडली वही होता है कि कोई अड़ंगा ना डाले। अब आता है काइंड्स ऑफ रिकॉग्निशन, दो तरीके के हमारे काइंड्स हैं। ये थे फॉर्म ऑफ रिकॉग्निशन, किन किन तरीकों से रिकॉग्निशन, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, किसी तरीकों से कर सकते हैं। लेकिन काइंड्स हमारे दो हैं, डी फैक्टो और डी ज्यूरे। बड़ा आसान है, डी फैक्टो नाम से, फैक्टो फैक्ट, बाय फैक्ट, डी ज्यूरे उसका अपोजिट बाय लॉ, ठीक है जी। डी फैक्टो रिकॉग्निशन क्या होता है, इट मीन्स अ स्टेट ऑफ अफेयर दैट इज ट्रू इन फैक्ट बट नॉट ऑफिशियली परमिटेड। पहले तो एक चीज़ समझ लो, डी फैक्टो की इंपॉर्टेंस थोड़ी कम होती है डी ज्यूरे से, ऑब्वियस ही बात है, लॉ ने जिसको रिकॉग्नाइज कर दिया उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, और बाय फैक्ट वो है। अब जैसे इसको कैसे समझोगे आप, देखो गाड़ी होती है तुम्हारे पास, उसके बाद ड्राइवर होता है, ठीक है, मतलब ड्राइवर होता है बंदे के पास, ठीक है। अब वो गाड़ी चलाता है ड्राइवर, बाय फैक्ट यही है यार, ये हो सकता है ओनर है, चला रहा है इसको, क्योंकि ये गाड़ी चला रहा है, इसके पास है, तो ये ओनर हो सकता है। लेकिन बाय लॉ क्या हुआ, वो ओनर नहीं है, वो ड्राइवर है, ओनर तो कोई और है, ऐसे समझो। तो इंपॉर्टेंस किसकी ज़्यादा हुई, ओनर की हुई। ड्राइवर थोड़ी कुछ कर लेगा, ओनर की ज़्यादा। क्या ड्राइवर गाड़ी बेच सकता है, नहीं बेच सकता, ओनर की परमिशन चाहिए। तो वही सेम चीज़ है इसके अंदर, डी फैक्टो और डी ज्यूरे के अंदर। डी फैक्टो बाय फैक्ट मतलब बाय फैक्ट इट इज़ अ टेम्पररी रिकॉग्निशन बाय द एस्टेब्लिश्ड स्टेट। जो भी पुरानी स्टेट्स बनी हुई है ना, उनके थ्रू एक टेम्पररी एक्सेप्टेंस होती है कि हाँ भाई हम मान रहे कि तुम स्टेट हो। क्योंकि क्यों ऐसा टेम्पररी क्यों होता है, क्योंकि उन्हें डाउट होता है कि यार इनकी ये गवर्नमेंट टिक पाएगी नहीं टिक पाएगी, ये एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। So in this recognition, the government is suspicious about their stability, ठीक है। So it must be regarded as preliminary step toward de jure। तो एक सीढ़ी है ये डी ज्यूरे अल्टीमेट है, वो तो गोल है हमारा, उससे एक स्टेप है, ये सीढ़ी है डी फैक्टो, ठीक है। अब डी ज्यूरे आपको बता दिया मैंने, बाय लॉ रिकॉग्निशन मिल रही है, तो इसे कहते हैं लॉफुल रिकॉग्निशन। इट इज़ परमानेंट रिकॉग्निशन, इट कैन नॉट बी रिवोक्ड। तो ये सेम चीज़ आ गई, व्हेन अ न्यू स्टेट कम इनटू एग्जिस्टेंस पीसफुली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली, डी ज्यूरे रिकॉग्निशन मे बी गिवन टू दैट स्टेट डायरेक्टली। तो अगर उन्हें लग रहा है कि हाँ इनकी गवर्नमेंट स्टेबल है, पीसफुली आए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली आए हैं, तो इनको जो है डी ज्यूरे रिकॉग्निशन दे दी जाए। डी ज्यूरे मतलब बाय लॉ इनको रिकॉग्नाइज कर दिया जाए कि हाँ भाई ये फलाना फलाना XYZ स्टेट बन चुकी है, मतलब कंट्री बन चुकी है, ठीक है। विड्रॉल ऑफ रिकॉग्निशन, कब क्या विड्रॉ किया जा सकता है रिकॉग्निशन को, अभी मैंने बताया। सोचो अभी मैंने बताया, ये दोनों के अंदर यहाँ आंसर छिपा हुआ है। मैंने क्या बताया, डी फैक्टो टेम्पररी होता है तो उसे विड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन डी ज्यूरे परमानेंट होता है, ठीक है जी। सो डी ज्यूरे इज फाइनल एंड वंस गिवन कैन नॉट बी विड्रॉन, लेकिन वो करा जा सकता है डी फैक्टो। सो इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस डी फैक्टो रिकॉग्निशन। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट किसके हैं, बिल्कुल जी डी ज्यूरे के रेट्रोएक्टिव इफेक्ट हैं, लेकिन इन अदर वर्ड आफ्टर स्टेट इज रिकॉग्नाइज्ड इट्स एक्ट डन प्रायर टू रिकॉग्निशन। और अरे आपको पता ही है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव में कॉन्स्टिट्यूशन 10 जगह पर पड़े हुए हैं। रेट्रोस्पेक्टिव जो पीछे वाले हैं, ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि डी ज्यूरे के अंदर जब रिकॉग्निशन बाय लॉ होता है तो उसके अंदर जो उसने एक्ट स्टेट बनने से पहले भी करे होंगे ना, वो सारे भी वैलिड हो जाएंगे। मतलब एक वेरिफिकेशन हो जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा सब में कि हाँ भाई हामी भर दी, तुम्हारे ये सारे एक्ट लॉफुल हैं, लीगल हैं, ठीक है। तो ये था हमारा रिकॉग्निशन का टॉपिक पूरा खत्म। अब आता है हमारे पास एक्सट्राडिशन एंड असाइलम। बड़ा आसान है, बहुत आसान है। असाइलम क्या होता है, ये एक असाइलिया से निकला हुआ है, ठीक है। इनवायलेबल प्लेस मतलब कि नेवर टू बी ब्रोकन, इन्फ्रिंज्ड और डिसऑनर्ड, ठीक है जी। तो असाइलम का मतलब क्या हुआ, असाइलम पढ़ रहे हैं हम पहले। असाइलम का मतलब क्या हुआ, गिविंग प्रोटेक्शन एंड इम्यूनिटी बाय अ स्टेट टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम देयर ओन कंट्रीज परसिक्यूशन। अब ये परसिक्यूशन क्या भला है, परसिक्यूशन का मतलब होता है अत्याचार, उत्पीड़न। अब अगर जिनको हिंदी में नहीं आती तो उनके लिए बता दूं मैं, यार अत्याचार तो पता होगा यार तुम लोगों को, अत्याचार भी नहीं पता क्या? देखो मेरे ख्याल से तो पता ही होगा, बाकी अगर अत्याचार भी नहीं पता तो यूँ समझ लो तुम्हारी जैसे मम्मी तुम्हें मारती है ना, या पापा तुम्हें मारते हैं, तो वो परसिक्यूशन होता है, पिटाई हो रही है तुम्हारी,
ठीक है, उसी अत्याचार काइंड ऑफ सा समझा सकता हूँ मैं, और क्या समझाऊँ अत्याचार को मैं। तो असाइलम में यही होता है कि जब एक स्टेट एक बंदे का परसिक्यूशन करती है, अत्याचार करती है उसके ऊपर, तो वो बंदा शरण लेने जाता है दूसरी स्टेट के पास। स्टेट मतलब कंट्री यहाँ डिनोट कर रहा हूँ मैं। दूसरी स्टेट के पास शरण लेने जाता है तो उसे ही हम कहते हैं असाइलम। और अगर आपको साथ साथ एक्स्ट्रेडिशन भी समझाऊँ मैं, तो एक्स्ट्रेडिशन होता है जब वो चला गया है तो उस स्टेट से उसको वापसी लाना, इस प्रोसेस को एक्स्ट्रेडिशन कहते हैं। तो असाइलम शरण देना होता है और एक्स्ट्रेडिशन वापसी लाना होता है। समझते क्या है? तो असाइलम में मैंने बता दिया आपको कि एक बंदा जब पीड़ित है अपनी स्टेट के अंदर, वो बच के जा रहा है दूसरी स्टेट में, तो उसे हम कह देते हैं असाइलम। ठीक है। सो यूडीएचआर का आर्टिकल 14 का एक कह रहा है, सेज एवरीवन हैज़ द राइट टू सीक टू एंजॉय इन अदर्स कंट्री असाइलम फ्रॉम परसिक्यूशन। ठीक है, सबका ये हक है। अब टाइप्स ऑफ असाइलम कौन से हो सकते हैं भाई? दो होते हैं, टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। टेरिटोरियल असाइलम होता है कि किसी एक टेरिटरी ऑफ स्टेट के अंदर गया है या वहाँ पर नॉट गिवन इफ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम, क्राइम अगेंस्ट पीस हैज़ बीन कमिटेड। बहुत बड़े बड़े क्राइम है, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम कर दिए इस तरीके की, तो उसमें नहीं दिया जाता टेरिटोरियल। लेकिन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल होता है आउटसाइड फिजिकल टेरिटरी, मतलब कि किसी के एम्बेसी में चला जाए, किसी के वॉरशिप में चला जाए, किसी के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में चला जाए, तो वो आउटसाइड टेरिटोरियल जुरिडिक्शन होगा ना। टेरिटरी तो हमें पता है कि हाँ भाई ये है, ये टेरिटरी है, लेकिन एम्बेसी उस देश में तो होती है, लेकिन उस देश की जगह नहीं होती। ठीक है, तो उसके अंदर चले जाते। तो ये दो तरीके के होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ असाइलम। तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। असाइलम में क्या है कि पीड़ित है अपने स्टेट से, वो भाग के दूसरे स्टेट में शरण लेने जाता है। ठीक है। एक्स्ट्राडिशन मैंने कहा था उसको वापसी लाना है, तो ब्रिंगिंग बैक समवन हु रैन अवे फ्रॉम योर कंट्री आफ्टर कमिटिंग अ क्राइम। ठीक है, इसको हम कहते हैं लेटिन टर्म है, फट गई। चलो देखते क्या है। ऑट डिडेरे ऑट जुडिकेयर। अब भाई प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, इसका मतलब होता है ईदर एक्स्ट्राडिट और प्रोसिक्यूट। एक्स्ट्राडिशन के अंदर ना दो हमारे पास टॉपिक आते हैं, या तो उसे वापसी ले आओ, या फिर तुम ही रखो और तुम ही इसको प्रोसिक्यूट कर लो, तो अपना ट्रायल करके कोर्ट वर्ड में कर कुरा के सजा दे दो इसको। ठीक है। So extradition is the delivery of an accused or convicted individual to the state on whose territory he is alleged to have committed or to have been convicted of a crime. दोनों चीज़ें। ठीक है। कुछ कांड करके भागा है, उसको वापसी बुलाना कि भैया इसने हमारे यहाँ पर कांड करा है, इसे हमें सज़ा देनी है, कन्विक्ट करना है, या फिर एलिगेशन लगे हुए हैं कि इसने कांड करा। ठीक है। सो इंडिया हैज साइंड एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज विद 43 कंट्रीज एंड एक्स्ट्राडिशन अग्रीमेंट विद 11 कंट्रीज। ठीक है जी। प्रिंसिपल्स क्या है इसके अंदर? दो प्रिंसिपल आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअल क्रिमिनलिटी और रूल ऑफ स्पेशलिटी। अब ये क्या मुसीबत है भैया? देखो, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअल क्रिमिनलिटी के अंदर क्या होता है? द एक्ट फॉर विच एक्स्ट्राडिशन इज सॉट मस्ट कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम पनिशेबल बाय सम मिनिमम पेनल्टी इन बोथ द रिक्विजिट एंड रिक्वेस्टेड स्टेट। मैंने कहा ना, एक्स्ट्राडिशन में ये लेटेंट टर्म के ऊपर काम करता है, ऑट डेरे ऑट जुडिकेयर। इसका मतलब होता है इधर एक्स्ट्राडिट और प्रोसिक्यूट। तो या तो तुम बुला के उसको कर लो, सज़ा दे लो, या फिर तुम कह लो कि भाई तू ही दे दे यार, इसको बुलावा टाइम लग जाएगा। ठीक है। तो अगर तुम कहते हो कि तुम ही कर लो, तो उसके अंदर दो प्रिंसिपल आते हैं। पहला आता है ड्यूअल क्रिमिनलिटी के अंदर कि दोनों ही देश में ये जो इसने एक्ट करा है, दोनों ही देश में इसकी सज़ा है, तो कहते हैं यार तू ही कर ले यार, छोड़ यहाँ क्या बेच रहा है। दूसरा आता है रूल ऑफ स्पेशलिटी। ये होता है वेयर अ पर्सन हु इज एक्स्ट्राडिटेड टू अ कंट्री टू स्टैंड ट्रायल फॉर सर्टेन क्रिमिनल ऑफेंसेस मे बी ट्राइड ओनली फॉर दोज ऑफेंसेस एंड नॉट फॉर एनी अदर ऑफेंसेस। मतलब क्या हुआ? उसने यहाँ पर कोई कांड करा और उसकी दो सेक्शंस लग रहे हैं, दो सजाएं उसके अंदर आ रही हैं, लेकिन जिस कंट्री में वो भागा है वहाँ पर दो नहीं, एक ही सेक्शन है, एक ही ऑफेंस अवेलेबल है, दूसरा ऑफेंस वहाँ पर वैलिड है। मतलब ऑफेंस वैलिड इन द सेंस कि ऑफेंस के बारे में कुछ लिखा नहीं है वहाँ पर। तो उस केस में ये भी करा जा सकता है कि तुम कह सकते हो कि यार जो है उसी के लिए कर दे दूँ, बाकी छोड़। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, इसमें कोई डफ नहीं था। यही था जी हमारा अपना आज का इंटरनेशनल लॉ। थोड़ी सी हमें कन्फ्यूजन कहाँ पर हुई है? हमें कन्फ्यूजन हुई थी थ्योरीज ऑफ रिकॉग्निशन के अंदर। ठीक है, और कोई इशू नहीं है, एंड में मैंने सारा कुछ क्लियर कर ही दिया था। ठीक है, सिंह जय और रिकॉग्निशन हो गया, ये हो गया, हाँ मेरे ख्याल से हो गया। यही था आज का इंटरनेशनल लॉ का टॉपिक। क्या बिल्कुल ठीक है जी, हो गया जी। इंटरनेशनल लॉ, एक्स्ट्रेडिशन, असाइलम वगैरह सब हो गया, समझ आ गया होगा कंसेप्ट। असाइलम मतलब
भागना, भागना मतलब क्या बोलूँ मैं, शरण लेना और उसको वापसी लाना, उसे कहते हैं एक्स्ट्राडिशन। ठीक है, कि भाई इसने कांड करा हुआ, इसको वापसी लाओ। ठीक है जी, चलो जी, यही था इस वीडियो में। बाकी कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बना हुआ है, उसके अंदर कुछ भी कमेंट करिए भैया, करिए, बताइए कोई क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, कोई आपको सजेशन देना है या फिर कुछ टॉपिक आपको डाउट है, वो आपको रिक्वेस्ट करानी वीडियो, बिल्कुल बताइए। लाइक तो आप करते ही रहते हैं, कोई इशू नहीं है। सब्सक्राइब बटन अगर आपको लाल दिख रहा है ना, उसको ग्रे कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो यूट्यूब के लिए। और साथ ही साथ में उसके साथ एक बेल आइकन होगा, उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना, ताकि सारी मेरी नोटिफिकेशन आपके पास आती रही जैसे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो। बाकी डिस्क्रिप्शन खोल के ज़रूर देख लिया करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ पर। कॉल मी फॉर ऐप का भी लिंक दिया हुआ है, सीधा इंस्टॉल करिए उसको, वहाँ पर BBLL का सर्च करिए, सीधा मेरे फ़ोन नंबर पे आप मुझे कॉल करके कोई भी बातचीत करनी है आप कर सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, मैं बता देता हूँ, ANDRO_GUY एक्चुअली दूसरा चैनल है, उसी नाम पर जो है ये इंस्टाग्राम बना हुआ है। चलो जी, थैंक्स फॉर वाचिंग टू BBLL, प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट, बाय बाय एंड टेक केयर, कोरोना से बच के।